बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, 8 और 7 के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ पर मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे जाके आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 24 का प्राइम फैक्टर्स नीचे दी गई ऑप्शन में किया है या कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The HCF of 2 or more prime numbers is equal to their। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का HCF किसके इक्वल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, यानी किसी भी दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा एक के बराबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर की वाहिद मुश्तरका तकसीम एक ही होती है। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर 5 और 7 दो प्राइम नंबर है हमारे साथ और इनका HCF सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The LCM of 2 or more prime numbers is equal to their। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का LCM किसके बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोडक्ट, यानी The LCM of 2 or more prime numbers is equal to their product। प्यारे दोस्तों, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का LCM हमेशा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दी गई प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। यानी इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 4 जो है ये हमारे साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 2 पावर 4। यानी जब भी हम एक जैसी बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ पर ये इसलिए हमारे साथ बन जाएगा 2 पावर 4। इसके बाद 3 जो है ये हमारे साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा यानी 3 स्क्वायर यानी 2 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ 5 जो है ये एक टाइम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो इसका एक्सपोनेंट होगा 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 जो है वो हमारे साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर आपके पास इसका पावर बन जाएगा 2 पावर 5 और 3 का बन जाएगा 3 स्क्वायर और 5 का बन जाएगा 1। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर LCM एंड ब्लैंक स्पेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट LCM और नीचे दी गई ऑप्शन में किसके हासिली ज़रब के बराबर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी HCF, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके LCM और HCF की हासिली ज़रब के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ LCM को पॉइंट आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, इस क्वेश्चन पे हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी LCM हमारे साथ बराबर है LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A क्रॉस B डिवाइडेड बाई HCF। तो इसका आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे साथ इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM ज़रबे HCF। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following is a common multiple of 2 and 4। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which method is used to find the HCF of two numbers।
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हम HCF ऑफ 2 नंबर यानी 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा तरीका यूज करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए है लॉन्ग डिवीजन, बी प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी एडिशन। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। प्यारे दोस्तों, किसी भी दो नंबर का HCF जब हम मालूम करते हैं तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन ये दोनों तरीके हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी +1। यानी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन वगैरह से शुरू होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो इनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -1। क्योंकि यहाँ पर 0 हमारे साथ ये ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसमें +1 जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है। सिर्फ एक -1 है इन ऑप्शंस में जो हमारे साथ ये नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज पॉजिटिव 16। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दरजजिल में से कौन सा एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। क्योंकि -5 ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है और 10 -10 ये भी हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है, और 0 ये ना पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -100। क्योंकि यहाँ पर 0 जो है ये -1 से भी ग्रेटर है, -10 से भी ग्रेटर है और -100 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए -1 जो है ये -10 से ग्रेटर है, क्लियर, और -10 ये 100 से ग्रेटर है। तो सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पर वो है हमारे साथ -100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच नंबर इज ग्रेटर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दरजजिल में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारे साथ -3। यानी इन ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारे साथ -3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरेंज द नंबर एन असेंडिंग ऑर्डर -5, -2, -1, -0। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस नंबर्स को यानी यहाँ पर दी गई जो नंबर्स हैं इनको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है या असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। प्यारे दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यानी छोटे से बड़ी की तरफ, यानी 1 से 10 की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले आएगा, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। यानी इसमें हमारे साथ जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारे साथ -5। इसके बाद -5 से जो ग्रेटर नंबर है वो है हमारे साथ -1, और -1 से जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे साथ है 0, और 0 से जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे साथ है 2। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरेंज द नंबर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर -6, -4, -2, -1। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या तरतीब देना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यानी बड़े से छोटी की तरफ, यानी 10 से 1 की तरफ, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1, इस तरह आपने इसको तरतीब देना है, यानी बड़े से छोटी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे साथ जो बिग नंबर है वो है हमारे साथ 4, इसके बाद है हमारे साथ 1, इसके बाद है हमारे साथ -2 और लास्ट में हमारे साथ है -6। तो ये तरतीब हमारे साथ ऑप्शन ए में मौजूद है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर 0 इज, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नंबर 0 नेचर में हमारे साथ क्या है। आया ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, आया ये एक नेगेटिव इंटीजर है, या दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 0 जो है ये ना हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वी मूव टू द राइट ऑन अ नंबर लाइन, द नंबर्स, ऑप्शन ए इंक्रीज, डिक्रीज, स्टे द सेम, बिकम नेगेटिव। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पर राइट की तरफ बढ़े या मूव करें तो इसकी वजह से जो नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, एक जैसे रहेंगे, या नेगेटिव होंगे। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज। सो in this case if we move to the right on a number line, the numbers increase, the smallest positive integers is। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे छोटा यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी +1, यानी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 1 2 3 एंड सो ऑन वगैरह से शुरू होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो इनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -1, क्योंकि यहाँ पर 0 हमारे साथ ये ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसमें +1 जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है। सिर्फ एक -1 है इस इन ऑप्शंस में जो हमारे साथ ये नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉट डिटरमाइन, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की कोई हद नहीं होती, ये अनलिमिटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर 1 या 10, 100 या 1000 वगैरह। चूंकि पॉजिटिव इंटीजर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो इन्फिनिटी पे है और वो हमें मालूम नहीं। प्यारे दोस्तों अगर इन ऑप्शंस के मुताबिक देखा जाए, अगर ऑप्शन डी में हमारे साथ नंबर 5 होता तो फिर सबसे बड़ा नंबर 100 होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो नॉट डिटरमाइन लिखा है तो इस लिहाज से यहाँ पर ये करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The absolute value of -16 is +16, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अपोजिट साइन इज, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 अपोजिट साइन वाले नंबर्स की ज़रब से कौन सा आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑलवेज नेगेटिव, यानी जब किसी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को हम आपस में ज़रब करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा मनफी यानी नेगेटिव आता है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक नंबर है -3 और दूसरा है हमारे साथ +2। जब -3 को हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आएगा -6। तो यहाँ पर माइनस और प्लस, इससे हमेशा रिज़ल्ट मनफी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी +6 का एडिटिव इनवर्स हमेशा -6 होता है। इसके अलावा अगर आपके पास आ जाए +3 का तो उसका -3 आएगा, अगर -4 आ जाए तो उसका +4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं
कि मनपी 135 के साथ हम किस डिजिट को ऐड करें जिससे रिजल्ट मनपी 142 हासिल हो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मनपी 7। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पर यानी मनपी 7 को जब हम मनपी 142 से मनपी कर लेते हैं तो रिजल्ट आएगा मनपी 135। और अगर मनपी 7 को यानी मनपी 135 के साथ ऐड किया जाए तो फिर हासिल होगा मनपी 142। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई मनपी 5 मल्टीप्लाई बाई मनपी 2। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल इस क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को आपने मनपी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे रिजल्ट आएगा मनपी 20, और फिर मनपी 20 को आपने मनपी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा +40, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मनपी 100 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मनपी 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मनपी 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An expression is a phrase that include numbers, brackets and operators together to show the value of something in mathematical form। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि ऐसा जुमला जो आदाद, ब्रैकेट और ऑपरेटर्स को एक साथ जोड़कर किसी रियाजियाती कीमत को जाहिर करे उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसलिए सही जवाब एन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वी सॉल्व ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट्स फर्स्ट एंड बॉडमास रूल। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बॉडमास की उसूल के मुताबिक सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बार ब्रैकेट, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स मौजूद हो तो इस एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को ख़त्म यानी हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन बॉडमास रूल वी सॉल्व डैश ऑपरेशन फर्स्ट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बॉडमास की उसूल में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्यारे दोस्तों, इस उसूल के मुताबिक सबसे पहले हम तकसीम का हिस्सा हल कर लेते हैं, इसके बाद ज़रब और ज़रब के बाद जमा और जमा के बाद मनपी। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हेन कॉलम किस ब्रैकेट का नाम है या ये कौन सी ब्रैकेट को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बार ब्रैकेट, यानी बार ब्रैकेट का दूसरा नाम व्हेन कॉलम है। बार ब्रैकेट एक लाइन होती है जो किसी अदद या जुमले के ऊपर आती है और उसे पहले हल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज ऑप्शन सी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी पहले हम तकसीम, फिर ज़रब, इसके बाद जमा और आखिर में मनपी, यानी इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑर्डर यही है। व्हेन वी कंपेयर टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड देन दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी दो या दो से ज़्यादा मिकदारों के दरमियान यानी एक जैसी मिकदारों के दरमियान मुआजना करना ये रेशो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी एंड यूनिट रेट इज ऑलवेज 1। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर आर 14 कार्स एंड 12 बाइक्स ऑन द रोड, द रेशो ऑफ कार्स टू बाइक इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सड़क पर 14 कार्स और 12 बाइक्स है। यहाँ पर कार्स और बाइक्स का रेशो क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इट इज़ वेरी सिंपल, यानी 14:12 को 2 से तकसीम करें तो इससे हासिल होगा 7:6, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
A continue ratio is a comparison of three or more quantities in a certain order. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि रेशो दो मिकदारों के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं, जबकि कंटिन्यू रेशो तीन या इससे ज़्यादा मिकदारों का मुआजना तरतीब में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 आउट ऑफ 500 एंड परसेंटेज फॉर्म इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 500 में से 50 को फीसद में कैसे लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इट इज़ सो सिंपल, बिकॉज 50 को आपने 500 पे डिवाइड करना है और 100 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 100 के साथ 2 सिफर है और 500 के साथ भी 2, तो ये दोनों ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर आपने 5 को 50 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 10, यानी यहाँ पर जो हमारे साथ रिजल्ट आएगा वो होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेशो 20:50 एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 20:50 को सिंपल फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20:50 को 10 से तकसीम करें तो हमारे साथ हासिल होगा 2:5। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो हमारे साथ है 2.5। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक हफ्ते की उजरत वो है 4,200 रुपये, तो एक दिन की उजरत जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक हफ्ते में हमारे साथ 7 दिन होते हैं, तो एक दिन की उजरत यहाँ पर हमारे साथ हो जाएंगी वो 600 रुपये, यानी 600 रुपये उसकी एक दिन की उजरत होंगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, इस 4,200 को आपने 7 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 600। तो यहाँ पर ये इसमें कहते हैं कि हम इसको रेशो की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो रेशो की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If the cost of 12 notebooks is Rs 204, then the cost of 5 notebook is what? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं अगर 12 नोटबुक्स की कीमत 204 रुपये है तो 5 नोट्स बुक्स की कीमत कितनी रुपए हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिंपल ये करना है कि आपने इस 204 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। जब इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 17, यानी 17 ये एक नोटबुक की कीमत होगी। फिर इसके बाद आपने 5 नोटबुक की कीमत मालूम करनी है, तो आपने 5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 5 × 17 = 85। तो इससे रिजल्ट आएगा यानी Rs 85। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशो 3:4 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3:4 का मसावी तनासुब क्या होगा। वेरी सिंपल, मसावी तनासुब हल करने के लिए हमेशा दो नंबर्स को एक ही नंबर से ज़रब दे। तो यहाँ पर जब 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 2 3 6 और 2 4 8। तो इससे रिजल्ट आएगा 6:8। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। A well-defined collection of similar but distinct objects is called a set. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी वाज़ेह और मुख्तलिफ चीज़ों की मजमूई को सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एम्प्टी सेट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शंस है इसमें हर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। तो एम्प्टी सेट में यानी एम्प्टी सेट ये वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। तो यहाँ पर ये सिंबल और ये सिंबल इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A set that consists of a limited number of elements is called blank set. प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी
फाइनाइट। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ऐसा सेट जिसमें अनासिर की तादाद महदूद हो यानी लिमिटेड हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। मिसाल के तौर पर क्लास में मौजूद तलबा के नामों का सेट या किसी शहर में मौजूद स्कूलों की तादाद का सेट, ये फाइनाइट सेट कहलाता है। यानी कोई भी सेट अगर आपके पास मौजूद हो और उसमें जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हो वो लिमिटेड हो, तो ऐसे सेट को कहा जाता है फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट M इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 इज 5। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5। किसी भी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की टोटल तादाद को कार्डिनलिटी कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस सेट में हमारे साथ जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है हमारे साथ 5, तो इस सेट की कार्डिनलिटी भी हमारे साथ 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एलिमेंट ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल बिलोंग्स टू। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यानी सेट की एलिमेंट्स को हम यानी इस सिंबल यानी बिलोंग्स टू की निशान से जाहिर करते हैं और इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मौजूद हो तो हम बिलोंग्स टू का निशान इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो इसमें मौजूद ना हो यानी कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में मौजूद ना हो, यानी एक एलिमेंट्स अगर किसी सेट में मौजूद ना हो तो उसके लिए फिर हम डज नॉट बिलोंग्स टू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन बोथ सेट्स आर इक्वल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी A एंड B आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 1, 2, 3 इज। प्यारे दोस्तों, ये सेट जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वाला, यानी इस सेट की पावर सेट में अनासिर यानी एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। प्यारे दोस्तों, पावर सेट में अनासिर की तादाद कैसे मालूम करें? अगर किसी सेट में n अनासिर हो तो इसके पावर सेट में अनासिर की तादाद 2 पावर n होगी। क्योंकि यहाँ पर इस सेट में हमारे साथ यानी एलिमेंट्स की तादाद जो है वो है हमारे साथ 3, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है 2 पावर n। तो यहाँ पर n यानी किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर n की तादाद हमारे साथ 3 है, तो 2 पावर n यानी इसकी जगह आ जाएगा 2 पावर 3 और 2 पावर 3 से रिजल्ट आता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सेट नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द सेट ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। यानी हॉनेस्ट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि हॉनेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। यानी एम्प्टी सेट का दूसरा नाम जो है वो नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सिंबल नीचे दी गई ऑप्शन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिलोंग्स टू। यानी जब भी ये सिंबल हमारे सामने आएगा तो इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ सेट हैज़ 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स कैन इट हैव। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स मौजूद हो तो इसके कितने सबसेट होंगे? प्यारे दोस्तों, दी गई सेट में हमारे साथ जो टोटल एलिमेंट्स है वो 5 है, तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है 2 पावर n। तो यहाँ पर 2 पावर n यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर सेट में हमारे साथ टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 पावर n, यानी यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 2 पावर 5। यानी इसका मतलब है यानी 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 32। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सेट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ए में द सेट ऑफ वावल्स, वो हमारे साथ ए ई आई ओ यू, यानी ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट बी, ये भी फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सेट की अक़साम में शामिल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कम्प्लेक्स सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट ये वो सेट होता है जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट उसमें मौजूद हो, तो ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है और इसमें कोई भी नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। इन अलजबरा अ फिक्स्ड और अनचेंज्ड वैल्यू इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अलजबरा में एक फिक्स्ड या ना बदलने वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी तब्दील नहीं होती है। मिसाल के तौर पर 5, 8 या -3 वगैरह वगैरह, कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स whose variables are different exponents। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यानी अनलाइक टर्म्स ये वो टर्म्स होते हैं जिनके वेरिएबल्स या उनके एक्सपोनेंट्स मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर 3x और 5y ये अनलाइक टर्म्स है। अगर देखा जाए इसमें x और y दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड 3x स्क्वायर 2 इज द डैश। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3x स्क्वायर में यहाँ पर इसमें ये 2 जो है इसको क्या कहा जाता है या ये क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्सपोनेंट। यानी यहाँ पर 3x स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इसको यहाँ पर ये स्क्वायर 2 को रिप्रेजेंट करता है और ये 2 जो है ये हमारे साथ एक्सपोनेंट है। इसको पावर भी कहा जाता है, इंडेक्स भी कहा जाता है। इसमें x जो है ये हमारे साथ वेरिएबल है और यहाँ पर 3 जो है ये हमारे साथ कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, if a is equal to 1, b is equal to 2, the value of the expression a square जमा 2a - b is equal to what। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास a की कीमत 1 हो, b की कीमत 2 हो, तो यहाँ पर a स्क्वायर जमा 2a - b नीचे दी गए ऑप्शन में हमारे साथ किस वैल्यू की बराबर होंगी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि a स्क्वायर जमा 2a - b, यहाँ पर a और b की कीमतें जो है आपने इस फॉर्मूले के अंदर दर्ज करने हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं a स्क्वायर यानी a की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर, इसके बाद +2a यानी a की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद -b की जगह आ जाएगा -2। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 1। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2, देन 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ 3x स्क्वायर वाई ये नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको टेक करना है। यानी 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 सेम आ जाएगा, x की कीमत यहाँ पर हमारे साथ है 3, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर। इसके बाद हमारे साथ है y की कीमत है हमारे साथ 2, तो यहाँ पर ही कुछ इस तरह बन जाएगा 3 × 3 स्क्वायर × 2।
तो यहाँ पर 3 स्क्वायर का मतलब है 9, तो यहाँ पर 3 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 27। इसके बाद 27 यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 54। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अ मैथमेटिकल सेंटेंस विच हैज इक्वल साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक ऐसी मैथमेटिकली फॉर्म जिसकी दोनों अतराफ बराबर हो और एक मुसावाती निशान यानी सिंबल से जुदा हो उसी क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इक्वेशन। प्यारे दोस्तों यानी उसे इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें 2x + 3 इज इक्वल टू x - 1, अगर यहाँ पर आप देखें दोनों साइड पे हमारे साथ एक्सप्रेशन मौजूद है और इनके दरमियान जो साइन है वो इक्वल साइन इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An algebraic equation is open mathematical statement that shows the equality of two or more expressions. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The equal sign between two expression means that both sides of the equation are blank space. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी इक्वेशन में इक्वल का जो सिंबल होता है वो किस बात की निशानदेही करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इक्वल, यानी बोथ साइड इक्वेशंस आर इक्वल। यहाँ पर यानी किसी भी इक्वेशन में इक्वल का सिंबल जो है इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों साइड्स आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A linear equation is an algebraic equation where the highest power of the variables involved is। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक अल्जेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें शामिल वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर क्या होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो फार्मूला होता है या इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है ax + by + c इज इक्वल टू 0। अगर इनके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो 1 होता है। इसमें हमारे साथ 2 या 3 यानी स्क्वायर या क्यूब इसमें मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारे साथ 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The solution of 2x - 3 is equal to 1 is blank space। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर 2x - 3 is equal to 1, यानी ये साइड हमारे साथ इस साइड की बराबर है यानी 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में x की वैल्यू कौन सी आएगी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने x को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, सिंपल आपने यहाँ से एक एक ऑप्शन को उठाना है और इस x की जगह यहाँ पर आपने पुट करना है। जब ये साइड भी इस साइड से भी 1 आंसर आ जाए तो ये हमारे साथ बैलेंस होगा, तो वही हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी जगह यहाँ पर यानी 2 को पुट करें तो 2 × 2 इससे रिजल्ट आएगा 4 से जब हम -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि इस ऑप्शन से दोनों साइड जो है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड की बराबर होता है और इसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If 2x divided by 5 is equal to 3 then x is equal to what। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3, ये हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे साथ x की कीमत क्या होगी नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि आपने 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 2x इज इक्वल टू 3 × 5। तो यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा 2x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 2 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जब इस 2 को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 जो है इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए 15 डिवाइडेड बाई 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x प्लस 0.06 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 1.22। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे साथ x की कीमत क्या होगी, यानी यहाँ पर हमने x की कीमत को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करना है। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1.62। इसके बाद आपने इस 0.06 को आपने राइट हैंड साइड पे लाना है। जब इसको हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1.62 से यानी 0.06 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1.56। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1.56 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपने 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ सिंपल आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.56 डिवाइडेड बाई 2। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ यानी 0.78। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The solution of 5x minus 20 is equal to 3x plus 2 is equal to what? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी हमने x की कीमत फाइंड आउट करनी है ताकि ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि आपने इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, यानी 5x मनपी 3x मनपी 20। चूंकि यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इस साइड पे जब हम इसको लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे साथ बन जाएगा मनपी 3x इज इक्वल टू प्लस 2। तो यहाँ पर 5x मनपी 3x मनपी 20 इज इक्वल टू प्लस 2। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस मनपी 3x को अपनी 5x से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 2x मनपी 20 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपने मनपी 20 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। जब इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा यानी 2 प्लस 20। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 22। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा यानी 2x इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर आपने 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जब इस 2 को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ रिजल्ट आएगा x, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा यानी 22 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2 1 0 2 2 11 0 22। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 11। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 एडिड टू हाफ ऑफ अ नंबर मीन्स। प्यारे दोस्तों, इसमें कहते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। लेट द अननोन नंबर इज इक्वल टू x। यहाँ पर हाफ ऑफ अ नंबर यानी इस अननोन नंबर को आपने 2 पे डिवाइड करना है क्योंकि हाफ ऑफ अ नंबर है। तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 2। 12 एडिड टू हाफ ऑफ अ नंबर, इसके बाद आपने 12 उस हाफ नंबर के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा यानी x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 डिक्रीज्ड बाई अ नंबर इज 10 मीन्स। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। लेट द अननोन नंबर इज इक्वल टू x, यानी जो अननोन नंबर है यहाँ पर वो हमारे साथ है x के बराबर, यानी इसके बाद 5 डिक्रीज बाई अ नंबर मीन्स। तो इसका मतलब है 5 मनपी x, 5 मनपी x। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यानी 5 मनपी x इसकी जगह आ जाएगा इक्वल और इसके बाद आ जाएगा 10, यानी 5 मनपी x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 मनपी x इज इक्वल टू 10 हमारे साथ किस ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनी शेप इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाई इट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी शक्ल यानी शेप की वो जगह जो ये घेरती है क्या कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एरिया।
और एरिया का जो फार्मूला है वो है हमारे साथ एरिया इज इक्वल टू लंबाई ज़रबी चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए शेप इज कॉल्ड इट्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी शेप की तमाम साइड्स की मजमूई को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पिरामीटर, यानी जब किसी शेप की तमाम किनारों यानी बाउंड्री की लंबाई को जमा किया जाए तो उसे पिरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी लंबाई ज़रबी लंबाई, यानी साइड ज़रबी साइड, यानी एरिया के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है साइड ज़रबी साइड। यहाँ पर ये पिरामीटर का फार्मूला है और ये हमारे साथ ये भी पिरामीटर का फार्मूला है, लेकिन ये रेक्टेंगल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टॉप टू बॉटम ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। किसी ज्योमेट्रिकल शेप में ऊपर और नीचे यानी इनके दरमियान सबसे कम फासला क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एल्टीट्यूड, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्रापीजियम के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, यानी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय टू ज़रबी हाइट। तो यहाँ पर हम सम ऑफ पैरेलल साइड को देखेंगे तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ हाइट मौजूद नहीं है, इसमें हमारे साथ सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, ये भी इसमें इसका फार्मूला नहीं है। यहाँ पर भी हमारे साथ सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, ये भी इसका फार्मूला नहीं है और ये इसका फार्मूला है। यानी यहाँ पर ए जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये दोनों जो है सम ऑफ पैरेलल साइड को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये है हमारे साथ डिवाइडेड बाय टू, यानी सम ऑफ टू पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय टू ज़रबी हाइट। तो ये फार्मूला इसमें करेक्ट है, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला क्या है। नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल है, यानी अगर आपने रेक्टेंगल को देखा होगा, जब रेक्टेंगल के अंदर एक हम डायगोनल लाइन ड्रा करते हैं तो इसके अंदर हमारे साथ टू ट्राइंगल बन जाते हैं। यानी प्यारे दोस्तों, ट्राइंगल हमेशा रेक्टेंगल का हाफ होता है, यानी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो कुछ इस तरह है, यानी एरिया इज इक्वल टू लंबाई ज़रबी चौड़ाई। चूंकि यहाँ पर ट्राइंगल रेक्टेंगल का हाफ होता है तो यहाँ पर इसी फार्मूले को आपने क्या करना है, टू पे डिवाइड करना है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एंड टू लंबाई ज़रबी चौड़ाई। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो कुछ इस तरह है, यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाई लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अ पॉइंट हैज ब्लैंक स्पेस डायमेंशंस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक पॉइंट की कुल कितनी डायमेंशंस होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0, यानी सिपर। एक पॉइंट की सिपर यानी 0 डायमेंशंस होती है, क्योंकि पॉइंट सिर्फ स्पेस में एक मकाम को जाहिर करता है और इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, ये सिर्फ एक जगह की निशानदेही करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
अ क्यूबॉइड हैज ब्लैंक फेसेस, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 6। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पेयर ऑफ लाइन्स दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी पैरेलल लाइंस। यहाँ पर ये लाइंस जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये हमारे साथ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल लाइन ये ऐसी लाइंस होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ लाइन passes through two or more given lines at different points it is called, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर कोई लाइन दो या ज़्यादा दी गई लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर काटे तो उसी क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ट्रांसवर्सल, यानी ऐसी लाइन जो दो या ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंटीरियर एंगल्स आर, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम नज़र आ रहा है यानी इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। प्यारे दोस्तों, जब दो मुतवाजी लकीरें यानी लाइंस किसी ट्रांसवर्सल लाइन से काटी जाती है तो इनके अंदरूनी एंगल्स वो होते हैं जो इन दो लाइंस के दरमियान में होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन फिगर इज, प्यारी दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो गिवन शेप नज़र आ रहा है यहाँ पर इसमें कहते हैं कि इसकी रोटेशन का तरतीब क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4। प्यारे दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रोटेशन से मुराद ये है कि जब हम किसी शेप को 360 डिग्री में मुकम्मल घुमाते हैं तो वो कितनी बार अपनी असली हालत में नज़र आती है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल रोटेशन यानी 360 डिग्री में ये 4 बार अपनी असली हालत में नज़र आती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम टू ब्लैंक स्पेस वर्ड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रीक वर्ड, यानी द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। The word geometry is derived from the Greek words geo meaning earth and metron meaning measurement. Next question कर लेते हैं। Bisection means to divide the line into dash equal parts. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बाइसेक्शन का क्या मतलब है। बाइसेक्शन का मतलब है यानी बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड समथिंग एंड टू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी भी लाइन, साइड या एंगल को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको कहा जाता है बाइसेक्शन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारे साथ एक लाइन है और ये इसका दूसरा लाइन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी जब भी किसी लाइन को, ये हमारे साथ एक लाइन है, जब इसको हम यहाँ पर यानी डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो इसको बाइसेक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर ये हमारे साथ एंगल है, जब इस एंगल को हम दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। इस लाइन को लाइन बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर कहा जाता है और इसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। तो बाइसेक्शन का मतलब है यानी टू पार्ट्स, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू लाइन्स आर रेज आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो लाइन या रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी अगर इनके दरमियान एंगल हो, यानी इसमें कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 90 डिग्री, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंतहाई सिंपल है। यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रा करना है और यहाँ पर दूसरा लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो यहाँ पर
इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे साथ है 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वी बाइसेक्ट अ 90 डिग्री एंगल वी गेट टू डैश एंगल्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल दो हिस्सों में तकसीम करें तो दो एंगल किसके बनेंगे, नीचे दी गई ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 45 डिग्री। इफ वी बाइसेक्ट अ 90 डिग्री एंगल वी गेट टू 45 डिग्री एंगल्स। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है यहाँ पर हमारे साथ जो एंगल बनता है ये हमारे साथ है 90 डिग्री। तो जब इस 90 डिग्री एंगल को हम क्या करते हैं यानी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। यानी जब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर। यानी जब तो इसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर 90 डिग्री को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं यानी 90 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी। द इंफॉर्मेशन ऑफ विच दीज ग्राफ्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जिस मालूमात की बुनियाद पर यानी जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ग्राफ बनाए जाते हैं उसी क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन कर लेते हैं कि ग्राफ किसे कहा जाता है या ग्राफ किसे कहते हैं। ग्राफ हमारे साथ एक डायग्राम की शक्ल है जिसकी जरिए हम मालूमात को यानी इंफॉर्मेशन को लाइंस या सिंबल्स की मदद से दिखाते हैं। यानी ये तरीका हमें मालूमात को जल्दी और आसानी से समझने में मदद देता है। ग्राफ की अकसाम है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेटा। यानी जिस इंफॉर्मेशन से ग्राफ तैयार की जाते हैं उसे डेटा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, डेटा हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के होता है। एक होता है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा होता है कंटिन्यू डेटा और तीसरा होता है ग्रुप डेटा और चौथा होता है अनग्रुप डेटा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Two or more related categories of data are represented in a। इस सवाल में कहते हैं कि दो या ज्यादा कैटेगरीज की डेटा को किस में जाहिर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मल्टीपल बार ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यानी दो या ज्यादा कैटेगरीज की डेटा को एक मल्टीपल बार ग्राफ में जाहिर किया जाता है। मल्टीपल बार ग्राफ को ग्रुप बार चार्ट भी कहा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हमारे साथ है मल्टीपल बार चार्ट या ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप जो हॉरिजेंटल लाइन आपको नजर आ रहा है ये हमारे साथ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी साइड पे जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रहा है ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे साथ सारा डेटा इसमें मौजूद है। तो इस ग्राफ को कहा जाता है मल्टीपल बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The sum of central angles of a pie graph must be equal to। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाई ग्राफ की मरकजी यानी सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ किसकी इक्वल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 360 डिग्री। पाई ग्राफ की तमाम सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री की बराबर होता है। पाई ग्राफ एक दायरे की शक्ल में होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये हमारे साथ पाई ग्राफ है, ये एक सर्कल की फॉर्म में है। फुटबॉल 25%, क्रिकेट 17%, बैडमिंटन 12%, हॉकी 5%, अदर 41%। तो ये हमारे साथ कुछ डेटा है जिसको एक्सपेंड किया गया है। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं यानी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। चूँकि मुकम्मल दायरा 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है तो इसलिए पाई ग्राफ में तमाम सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज शोज डिस्क्रीट डेटा। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्क्रीट डेटा को जाहिर करता है।
प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्क्रीट डेटा को डिफाइन कर लेते हैं कि डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं। ये वो डेटा होता है जिसे काउंट किया जा सकता है और ये होल नंबर में आता है। प्यारे दोस्तों, इस डेटा में यानी डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन की फॉर्म में जो डिजिट्स होते हैं वो नहीं आते। मिसाल के तौर पर किसी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद या टोकरी में एप्पल्स की तादाद वगैरह, ये हमारे साथ डिस्क्रीट डेटा को शो कर रहा है। इस डेटा को छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, जैसे 3.5 स्टूडेंट या 2.8 कुर्सियाँ। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ रूम्स इन होटल। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी को देखा जाए तो ये हमारे साथ कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मूड ऑफ डेटा इज व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये डेटा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ डेटा यहाँ पर मौजूद है। इस डेटा में मूड कौन सा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम मूड को डिफाइन कर लेते हैं कि मूड किसे कहते हैं। मूड ये वो आदत होता है या नंबर होता है जो किसी डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है या एक नंबर कई बार रिपीट हुआ हो, या ये हमें बताता है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दोहराया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो 9 वन टाइम है, 10 वन टाइम, 12 हमारे साथ वन टाइम, 13 हमारे साथ 3 टाइम रिपीट हुआ है, 15 2 टाइम, 16 वन टाइम। तो यहाँ पर 13 हमारे साथ मूड होगा क्योंकि ये हमारे साथ कई बार रिपीट हुआ है। तो इस लिहाज से इस डेटा में जो मूड हमारे साथ होगा वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा इज व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो गिवन डेटा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इनमें से हमारे साथ मीडियन कौन सा नंबर होगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मीडियन को डिफाइन कर लेते हैं कि मीडियन किसे कहा जाता है। मीडियन हमारे साथ वो दरमियानी अदद होता है जो किसी डेटा को छोटे से बड़ी तरतीब देने के बाद यानी दरमियान में आता है, इसको मीडियन कहा जाता है। अगर गिवन डेटा यानी यहाँ पर जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ ओड हो तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये डेटा जो है हमारे साथ इवन नंबर में है, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे साथ इवन नंबर है। तो इसके लिए अलग रूल है। अगर गिवन डेटा यानी ये डेटा अगर आपके साथ ऑड नंबर में हो तो फिर ये वेरी सिंपल है कि दरमियान में आने वाला नंबर हमारे साथ मीडियन होगा। मिसाल के तौर पर 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारे साथ यानी जो डेटा है ये ऑड नंबर में है, तो इसकी बीच में 2 जो है ये हमारे साथ मीडियन होगा। तो ऑड नंबर की लिए यही रूल है, जो मीडियन में दरमियान में जो नंबर होगा वो हमारे साथ मीडियन होगा। और अगर गिवन डेटा आपके पास इवन में हो तो दरमियान में दो नंबर्स को जमा करके फिर 2 पे तकसीम करें, वही हमारा मीडियन होगा। जैसे कि मिसाल आपके सामने है, ये हमारे साथ इवन नंबर है, तो यहाँ पर डेटा हमारे साथ इवन नंबर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे साथ इवन नंबर है। तो यहाँ पर 4 नंबर इस साइड पे, 4 नंबर इस साइड पे, तो बीच में हमारे साथ इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 90, और 90 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 45। तो यहाँ पर इस डेटा में जो मीडियन होगा वो होगा हमारे साथ 45। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If a pie chart has 4 equal parts, what percentage does each parts represent? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी पाई चार्ट में 4 बराबर हिस्से हो तो हर हिस्सा कितनी फीसद के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 25%, क्योंकि पाई चार्ट का मुकम्मल सर्कल 100% होता है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और अगर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर हिस्सा 25% के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। और इस 25% में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा।
क्योंकि पाई चार्ट का मुकम्मल सर्कल 100% होता है और अगर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर हिस्सा 25% के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। और इस 25% में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी अगर पाई चार्ट में 4 बराबर हिस्से हो तो हर एक हिस्सा जो है वो 25% का बराबर है और इसमें हर एक एंगल जो है जो होगा वो हमारे साथ 90 डिग्री होगा, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डज द मूड ऑफ अ डेटा सेट रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी डेटा सेट में मूड क्या जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। क्योंकि मूड ये वो नंबर होता है जो किसी दी गए डेटा में सबसे ज़्यादा बार जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर किसी भी पेपर में 15 है यानी 15 नंबर है तो 15 इस डेटा का मूड होगा। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।